वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो मैंने कल साइंस की क्लास ली थी, आपका पहला चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। ठीक है, तो आज की दूसरी क्लास है, तो वही पढ़ते हैं। फिर से मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने कल आपको क्या पढ़ाया था और आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करें फिर। चलो देखो, तो लिख देता हूँ चैप्टर का नाम भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। अच्छा, दिख तो रहा है ना यहाँ पे, आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है, वीडियो सही है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, तो अपन ने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य में क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, देख लीजिए। अपन ने पढ़ा था भोजन। ठीक है, भोजन में क्या पढ़ा था? संतुलित भोजन, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन, असंतुलित भोजन। ठीक है, और भोजन में अपन ने पढ़े थे पोषक तत्व, मैंने बताए थे ना कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, ये पढ़ लिए। पोषक तत्व पढ़ लिए। पोषक तत्वों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। ठीक है, एक एक करके समझा दिया था कि पोषक तत्व क्या होते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कुपोषण। कुपोषण के बारे में मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के कुपोषण होते हैं। एक होता है विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। दूसरा होता है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा होता है खनिज कुपोषण। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे विटामिन कुपोषण पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको विटामिन के बारे में बताया होगा, विटामिन का बेसिक बताया होगा कि विटामिन क्या है, हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक पोषक तत्व है जिसकी थोड़ी सी मात्रा शरीर को आवश्यकता होती है। यह एक कार्बनिक पदार्थ है। बताया था कि इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी, विटामिन नाम सीम फंक ने दिया था, और विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो जो मैंने बताया था कि जो वैज्ञानिक के नाम बताए थे कि किसने खोज की और विटामिन का नाम किसने दिया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो आप याद रखो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी का आप याद रखो आपके सिलेबस में। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम आप याद रख सकते हो और नहीं भी रख सकते, ये आपके ऊपर है। अब अपन आगे इसमें बढ़ते हैं, विटामिन कुपोषण को कंप्लीट करते हैं आज। ठीक है, और फिर बाकी ये कुपोषण करेंगे। ठीक है, अब ये मिटा देता हूँ मैं, और उसके बाद अपन विटामिन कुपोषण की शुरुआत करते हैं एक बार। ठीक है, रफ कर रहा हूँ। तो अपन देखते हैं विटामिन कुपोषण, लिख देता हूँ यहाँ पे। ये मार्कर प्रॉब्लम देते हैं कभी कभी। विटामिन कुपोषण दिख रहा है क्या? विटामिन कुपोषण ठीक है, दिख रहा है ना? फिर ठीक है, विटामिन कुपोषण। तो इसमें मैंने आपको विटामिन पढ़ाया था। ठीक है, लिखवा दूँ फिर से कि ये क्या है? शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, अल्प आवश्यकता, अल्प आवश्यकता होती है इनकी, और आवश्यक पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, और इनसे कोई शरीर को शरीर को
ऊर्जा नहीं मिलती है। ठीक है, अब विटामिन को अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको कल बताया था कि कितने टाइप के विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। मैंने ये भी बताया था कि ये 4 विटामिन आपके सिलेबस में हैं। बाकी के विटामिन ई, विटामिन एच, विटामिन के, ये बी विटामिन होते हैं। ठीक है, और विटामिन बी के बारे में बताया था, B1, B2 और B3, ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। बाकी तो और भी होते हैं, B5 भी होता है, B7 भी होता है, B9 भी होता है और B12 भी होता है और B10 भी होता है होने को तो। ठीक है, इनसे कोई मतलब नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो B1, B2, B3 ये पढ़ने वाले हैं और A, C और D ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब तो एक काम करता हूँ, मैं विटामिन की एक टेबल बनवा देता हूँ। ठीक है, उस टेबल में मैं विटामिन बता दूंगा कि कौन से विटामिन है, उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, ये विटामिन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, इसका मतलब इनके स्रोत क्या हैं, और इन विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उन रोगों के क्या लक्षण हैं। तो एक टेबल बनवा रहा हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और समझना है, याद करना है। ये मिटा देता हूं मैं। तो यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से दिख रहा होगा, मैं टेबल बना रहा हूँ। ये लिख देता हूँ मैं विटामिन। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम यहाँ लिख देता हूँ। चलो ठीक है, लिख देता हूँ मैं स्रोत, कहाँ से विटामिन प्राप्त होते हैं। इसके बाद लिख देता हूँ मैं कमी से रोग। ठीक है, इस कमी से रोग में आपको लक्षण बता दूंगा। चलो एक अच्छी सी टेबल बना लेते हैं याद रहने के लिए। तो यहाँ लिखते हैं अपन विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, क्या है, रेटिनॉल। अच्छा, रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है और इसके और कौन कौन से स्रोत हैं, तो उसके बारे में अपन देखेंगे। अब देखते हैं कि जो विटामिन ए है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है और इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। तो गाजर ज़्यादा खाया करो, और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं गाजर से, मतलब। ठीक है, तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। गाजर खाने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और देख लेते हैं और किस में पाया जाता है। गाजर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है और हरी सब्जियों में पाया जाता है। ठीक है, हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। ठीक है, ये मेन है। वैसे तो बहुत और भी हैं, लेकिन सबको लिखाऊंगा तो आप ये बोलोगे सर कितना लिखा रहे हैं, तो जितना पर्याप्त है उतना देख लो। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ये गाजर, दूध, अंडा, हरी सब्जियां में पाया जाता है। अब विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है, कौन सा होता है, रतौंधी। कौन सा होता है, रतौंधी, रतौंधी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक लक्षण बना देता हूँ, एक रह गया था। ठीक है, लक्षण बना देता हूँ। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और रतौंधी रोग है वो किसका रोग है, हमारे मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें रतौंधी रोग होता है, तो वो होता है आँख में, आँख में। ठीक है, तो जो रतौंधी होता है उससे होता क्या है कि मनुष्य को रात में दिखाई देना कम हो जाता है, कम हो जाता है, या फिर रात में कम दिखाई देता है, में कम दिखाई देता है। बात एक ही हुई, कम दिखाई देता है, सीधी सी भाषा देख लो, कम दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा आपको मैंने विटामिन ए कराया है, गर्मी बहुत है, पसीने आ रहे हैं। ठीक है, तो
ज़्यादा मत देखो, पढ़ने पे फोकस करो। तो जो विटामिन ए है इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसका स्रोत है गाजर, दूध, अंडा, हरी सब्जियां। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। और रतौंधी रोग से क्या होता है कि रात में मनुष्य को कम दिखाई देता है, यानी कि रात में धुंधला दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। अच्छा, आँख होती है ना, अपनी आँख में आपने पढ़ा होगा कि आँख में क्या होता है? रेटिना होता है। ठीक है। तो इसकी वजह से वैसे हम देख पाते हैं। तो आप ये याद रख सकते हो कि जो विटामिन ए है उससे होने वाला रोग है रतौंधी। रतौंधी किस में होता है? आँख में होता है। और आँख में वैसे आँख का एक हिस्सा होता है रेटिना। तो इस रेटिना के जरिए आप इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल वो याद रख सकते हो। ठीक है। और इस रेटिना के ऊपर इसका नाम रेटिनॉल पड़ा है ना? आ गया समझ? अब आगे बढ़े। अब देखते हैं विटामिन बी। कौन सा? विटामिन बी। ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं, ये बीच में सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको, ये मैं आपको मिटा देता हूँ याद रखने के लिए कि रेटिना से रेटिनॉल बन गया। रेटिना किस में होता है? आँख में होता है। आँख में कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं? गाजर, दूध, अंडा और हरी सब्जियां। अब देखते हैं विटामिन बी। और विटामिन बी में हम सबसे पहले कौन सा पढ़ने वाले हैं? विटामिन B1 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों की बुक में, जिस बच्चे की बुक में यदि B12 लिखा हुआ है तो उस B12 को आप सही कर लीजिए। क्या कर लेंगे? B1 कर लेंगे। ठीक है। वो B12 नहीं है, वो B1 है। तो जिसकी किताब में यदि B12 लिखा हुआ है तो आप B1 कर लीजिए, ये उसमें करेक्शन है। ठीक है। अपन देखते हैं B1। अब B1 को B1 का जो रासायनिक नाम है, तो B1 का रासायनिक नाम क्या है? इसको अपन बोलते हैं थायामीन। ठीक है। अच्छा, अपनी बुक में थायमीन लिखा है, वैसे इसको अपन बोलते हैं थियामीन भी बोलते हैं, थियामीन। आगे पढ़ोगे तो आपको ये थायमीन का थियामीन हो जाएगा, तो अब याद रख सकते हो। ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है थायमीन। तो विटामिन B1 को अपन बोलते हैं थायमीन। इसका ये क्या है? रासायनिक नाम है। ठीक है। अब इसके स्रोत देखते हैं कि जो विटामिन B1 है वो किस किस में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दूध में, पाया जाता है बादाम में, पाया जाता है और पिस्ता में पाया जाता है, और इसके साथ ये मछली में भी पाया जाता है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इसके स्रोत। तो विटामिन B1 है ये दूध में पाया जाता है, और ये पिस्ता में पाया जाता है, और मछली में पाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ ये अंडे में भी पाया जाता है। तो जो विटामिन जो B1 है वो दूध में पाया जाता है, पिस्ता में पाया जाता है। हाँ, और अच्छा लिख दिया गया ये? अच्छा, ये नहीं लिखा। दूध में, पिस्ता में, अंडे में, और इसके साथ ये बादाम में भी पाया जाता है। ठीक है। तो ये बादाम में भी पाया जाता है। अच्छा, मैं ये बताने वाला था कि गाजर क्या पते हैं। यदि आप लोग गाजर ज़्यादा खाओगे ना तो ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। ठीक है। सेम यदि आप ये सब चीज़ खाओगे ना तो आपको इसके जो विटामिन B1 है ना, इससे होने वाली प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ठीक है। तो जो विटामिन B1 है दूध, पिस्ता, मछली, अंडा और बादाम, इनमें पाया जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। तो बेरी रोग से क्या होता है? इसके कौन कौन से लक्षण हैं? तो बेरी रोग से मानव शरीर के जो हृदय रहता है तो हृदय की धड़कनें कमजोर हो जाती हैं, और जो पेशियां एवं जो तंत्र का तंत्र होता है वो क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। ठीक है। तो क्या होता है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है।
कम हो जाती हैं। और क्या होता है, पेशीय एवं तंत्र का तंत्र कमजोर हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अच्छा, जा सही नहीं दिखा क्या? चलो अब दिख गया, ठीक है। तो विटामिन B1, ठीक है, तो विटामिन B1 को रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमीन। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? ये दूध, पिस्ता, बादाम, अंडे, मछली, इनमें पाया जाता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है, जिससे क्या होती है कि मानव हृदय की जो धड़कनें होती हैं वो कम हो जाती हैं। पेशीय एवं तंत्र का तंत्र होता है वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है, ठीक है। और आदमी क्या हो जाता है? इतने बीमार होंगे तो आदमी तो खुद कमजोर हो जाएगा ना, बीमार पड़ जाएगा, ठीक है। तो विटामिन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, ठीक है, देख लो। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम विटामिन B2। तो पढ़ने वाले अपन विटामिन B2, विटामिन B2। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, ठीक है। तो आपको विटामिन के साथ विटामिन के रासायनिक नाम, स्रोत, कमी से होने वाले रोग, उनके लक्षण आपको सब याद रखना है, ठीक है। तो विटामिन B2 इसका रासायनिक नाम हुआ राइबोफ्लेविन। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो ये पाया जाता है, ये भी गाजर में, ठीक है, गाजर में विटामिन B2 भी पाया जाता है। और विटामिन एक तो भरपूर होता है, तो गाजर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ ये एक चीज़ होती है, एक चीज़ क्या है? चीज़ में पाया जाता है, ठीक है। जानते हो चीज़ क्या होती है? जानते हो चीज़ खाते हैं ना वो, पिज्ज़ा, ठीक है। तो पिज्ज़ा में चीज़ डालते हैं अपन, उससे क्या है? पिज्ज़ा क्रंची बनता है, मतलब कुरकुरा सा। तो मिटा देता हूँ, ठीक है। तो गाजर, दूध और चीज़, इसमें विटामिन B2 पाया जाता है। और विटामिन B2 से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B2 से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। अब वैसे ना आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। यदि आपको ये पता है कि विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इससे होने वाला रोग कौन सा है? राइबोफ्लेविनोसिस। कैसे याद रखना है? देख लीजिए, राइबोफ्लेविन नाम पता है ना, ये क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसमें क्या लगाना है? ओसिस, क्या लगाना है? ओसिस। तो ये क्या बन गया? राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। तो याद रखना है विटामिन B2 से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। अब इसके लक्षण देखते हैं कि होता क्या है। इससे क्या होता है कि होंठ फट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, ठीक है। होठों का फटना इस रोग के प्रमुख लक्षण है। इसके साथ साथ क्या होती है कि याददाश्त भी कमजोर हो जाती है हमारी, याददाश्त कमजोर होना, ठीक है। तो विटामिन B2 की कमी से रोग होता है राइबोफ्लेविनोसिस। और इसके लक्षण हैं कि होंठ फट जाते हैं और याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो क्या हुआ कि विटामिन B2 से होठों का फटना और याददाश्त कमजोर होना, जिससे कौन सा रोग होता है? राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। ये किस किस में पाया जाता है? ये गाजर में पाया जाता है, ये दूध में पाया जाता है और ये चीज में पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है अच्छे से। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन हो गया याद। अब देखते हैं विटामिन B3। दिख रहा है ना आपको अच्छे से? आवाज सही आ रही है, ठीक है। तो विटामिन B3 को बोलते हैं अपन नियासिन, नियासिन। कौन सा सीन? नियासिन, ठीक है। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। अब नियासिन किस किस में पाया जाता है? तो नियासिन पाया जाता है दूध में, अजवाइन में, चुकंदर में,
ठीक है। तो नियासिन पाया जाता है दूध में, अजवाइन में और चुकंदर में, ठीक है। अब नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से होता है पेलेग्रा। क्या होता है? पेलेग्रा। पेलेग्रा, ठीक है। और पेलेग्रा से क्या होता है कि त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही ये है कि विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। ये पाया जाता है दूध में, अजवाइन में, चुकंदर में। अच्छा, ये अंडे में भी पाया जाता है, ठीक है। अंडा भी याद रखना है, अंडे में भी पाया जाता है। इससे होने वाला रोग है पेलेग्रा और इससे त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं और इससे जीभ पर भी पपड़ियां पड़ जाती हैं, जीभ पर पपड़ियां, ठीक है। इससे क्या है, हमारी त्वचा और जीभ फट जाती है, उस पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं? पेलेग्रा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेलेग्रा। तो नियासिन की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है। और नियासिन किसको बोलते हैं? विटामिन B3 को बोलते हैं, ठीक है। तो विटामिन B3 का नाम हो गया नियासिन। तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो गया नियासिन। यह दूध, अजवाइन, अंडा और चुकंदर में पाया जाता है, ठीक है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है और जिससे क्या होता है कि पेलेग्रा रोग में क्या होता है कि त्वचा और जीभ पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है विटामिन C। तो विटामिन A हो गया, विटामिन B1 हो गया, विटामिन B2 हो गया, विटामिन B3 हो गया। इसके बाद आता है विटामिन C, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताओ, नहीं है? ठीक है। और रिवाइज करना है क्या? ठीक है, अच्छा ठीक है, मोटा मोटा बता देता हूँ। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। रेटिनॉल की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। उसमें क्या होता है कि रात में दिखाई देना बंद हो जाता है या फिर कम दिखाई देता है, ठीक है। विटामिन B1, ये क्या होता है? थायमीन, ठीक है। इसकी कमी से होता है बेरी रोग। इससे क्या होता है कि हृदय की धड़कन कम हो जाती है और इसके साथ साथ पेशियां एवं तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? कमजोर हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र भी कमजोर हो जाता है, ठीक है। आदमी शिथिल हो जाता है। और इसके बाद आता है विटामिन B2। तो विटामिन B2 बोलते हैं राइबोफ्लेविन को, ठीक है। इससे होता है राइबोफ्लोवोसिस, जिससे क्या होता है? होंठ फट जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है विटामिन B3, इससे बोलते हैं नियासिन, ठीक है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम हो गया नियासिन और इससे होता है पेलेग्रा। इससे जीभ और त्वचा पर पपड़ियां पड़ जाती हैं, ठीक है। स्रोत मैंने आपको बता दिए। सबसे ज्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो विटामिन B1 होता है वो बादाम में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। विटामिन B2 होता है वो चीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो विटामिन B3 है चुकंदर और अजवाइन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बाकी के देखो दूध और अंडा, दूध अंडा ये ऐसे कॉमन स्रोत हैं, ठीक है, जिनमें लगभग सारी विटामिन पाई जाती हैं सिवाय विटामिन C के, क्योंकि जो विटामिन C होता है वो सिर्फ खट्टे फलों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन विटामिन C ही पढ़ने वाले हैं, तो ये मिटा देता हूं मैं, ये रफ कर रहा हूं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करने के लिए वैसे आपको अलग से टाइम मिलेगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आपका पूरा सिलेबस है, आपका जो मैंने पढ़ा रखा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको PDF में मिल जाएगा और आप इसे हाथ के हाथ में उतार सकते हैं या वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। अभी लाइव चल रही है तो अभी तो क्या है वीडियो पॉज नहीं होगी और उसके बाद आप वापस से वीडियो देख के वीडियो को पॉज करके जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अपन ने विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन बी पढ़ लिया पूरा। अब देखते हैं विटामिन सी, ठीक है। विटामिन बी में पढ़ी विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। अब पढ़ते हैं विटामिन सी, विटामिन सी। अब देख रहा है ना, अब देख रहा होगा, ठीक है। तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक, अच्छा ये ऐसे लगेगा, हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो विटामिन जो सी होती है उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से?
तो जो विटामिन सी है वो खट्टे फलों से प्राप्त होता है। तो कौन कौन से प्राप्त होता है? ये सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में, ठीक है, आंवला खट्टा होता है। नींबू में पाया जाता है, ठीक है, संतरा में पाया जाता है आदि, और जितने भी खट्टे फलों में लिख दो यहाँ पर, ठीक है, खट्टे फलों में, ठीक है। तो जो विटामिन सी है उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये आंवला, नींबू, संतरा आदि खट्टे फलों में पाया जाता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इससे रोग होता है स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी, ठीक है। ठीक, याद करने का तरीका वही रहा कि विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक मतलब स्कर्वी, ठीक है, स्कर्वी एस्कॉर्बिक, ऐसे थोड़ा आप इसको दोनों को कनेक्ट कीजिए, स्कर्वी को एस्कॉर्बिक से कनेक्ट कीजिए और उसको याद करिए। तो ये हो गया याद करने का तरीका, ठीक है। हमको याद करना है, कैसे भी याद करें, हम एक दूसरे को कैसे भी लिंक करके याद करें, तो लेकिन अपन को याद होना चाहिए और ऐसा याद होना चाहिए कि उसे कभी अपन भूलें नहीं, ठीक है। एक होता है रटना और एक होता है समझना और याद करना, ठीक है। रट के याद करना अलग होता है, भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन समझ के याद करने में अपन उसे कभी नहीं भूलते हैं, मेमोरी उसकी सॉलिड होती है। तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, नींबू, संतरा खट्टे फलों से प्राप्त होता है। इसकी कमी से रोग कौन सा होता है? स्कर्वी होता है, ठीक है। तो स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों से क्या आते हैं? खून आते हैं, मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं, पड़ना, ठीक है। मसूड़ों से खून आना और त्वचा पर चकत्ते पड़ना, ये स्कर्वी रोग के लक्षण हैं, ठीक है। तो स्कर्वी किसकी वजह से होता है? विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से रोग होता है। अब देखते हैं विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, ठीक है। तो विटामिन डी, अच्छा आप बहुत सुना होगा, धूप से विटामिन की धूप से विटामिन डी मिलता है। लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो साहब कि विटामिन डी ले रहे हैं, मतलब जो धूप में बैठे होते हैं सर्दियों में ऐसे बोलते हैं ना कि विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक है। तो धूप से अपन विटामिन डी मिलता है और किससे मिलता है विटामिन डी? ये दही में पाया जाता है, ठीक है। ये मछली के तेल में पाया जाता है, मछली के तेल में, ठीक है। और इसके साथ ये पाया जाता है जो अंडे की जर्दी होती है, अंडे की जर्दी, ठीक है। जर्दी किसको बोलते हैं? अंडे की जर्दी क्या होती है? वो अंडे का पीला भाग, अंडे का पीला भाग, ठीक है। अंडा खाया होगा सबने ये, और जो अंडे के भीतर जो पीला भाग निकलता है गोल गोल सा, वो होता है अंडे की जर्दी। तो इनमें क्या है? विटामिन डी पाया जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, रिकेट्स, ठीक है। और रिकेट्स से क्या होता है कि हड्डियां मुड़ जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, ठीक है। कमजोर होंगी तो अपने आप मुड़ जाएंगी ना, ठीक है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है मछली के तेल में, और इसके साथ ही ये अंडे की जर्दी में, जिसे अंडे का पीला भाग होता है उसमें, ठीक है। और विटामिन डी पाया जाता है दही में भी पाया जाता है। और अच्छा, जो विटामिन डी है ना, ये ना कैल्सीफेरोल, तो ये क्या है? कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम से याद रखिए, ठीक है। जब कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है, तो जो विटामिन डी है वो कैल्शियम से लिंक करता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए विटामिन डी को कैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। और इन सब में कैल्शियम पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, मछली के तेल में, अंडे की जर्दी में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है। इसकी वजह से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स से क्या होता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो आपके सारे विटामिन कंप्लीट हो गए। हमने कौन कौन से विटामिन पढ़े? विटामिन ए पढ़ा, ठीक है,
हमने क्या पढ़ा, विटामिन बी पढ़ा, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, विटामिन सी पढ़ा और विटामिन डी पढ़ा। और विटामिन बी में हमने क्या पढ़ लिया, विटामिन बी में हमने पढ़ लिया विटामिन B1, B2 और B3। तो आपके हो गए विटामिन कंप्लीट। अच्छा, जो ये धूप से क्या होता है, देखो जब हम धूप में बैठते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, सूरज हो गया, यहाँ पर कोई बैठा है, ठीक है। तो सूरज की रोशनी हमारी त्वचा पर पड़ती है, ठीक है। तो त्वचा पर पड़ती है तो त्वचा के अंदर विटामिन डी बनता है, समझ में आ गया। त्वचा के भीतरी भाग में विटामिन डी बनता है। तो इस तरह से आपके विटामिन कंप्लीट हो गए। और हमने ये विटामिन क्यों पढ़े थे, क्योंकि हमें पढ़ना था विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण क्यों होता है, विटामिन की कमी से, यदि भोजन में विटामिन की कमी पाई जाती है तो विटामिन कुपोषण होता है। तो उसके लिए विटामिन पढ़ना जरूरी था। कौन कौन से विटामिन होते हैं, इनका रासायनिक नाम क्या है, ये किस स्रोत से प्राप्त होते हैं, इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, और विटामिन की कमी से जो होने वाले रोग हैं उनके लक्षण क्या हैं। तो हमने विटामिन खत्म किया, विटामिन कुपोषण खत्म किया। अब इसके बाद है सेकंड, कौन सा है, प्रोटीन कुपोषण, ठीक है। आ गया समझ, मैं ये मिटा देता हूँ, मैंने बहुत बार रिवाइज करवा दिया है, मैं समझता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। अब ये मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब पढ़ते अपन प्रोटीन कुपोषण। हमने पढ़ लिया विटामिन कुपोषण, ठीक है। अब अच्छा, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, अपन ने जैसे कुपोषण, मार्कर प्रॉब्लम क्यों दे रहा भाई, अपन ने कुपोषण पढ़ा, ये तो हो गया विटामिन वाला, ठीक है। एक हो गया विटामिन हो गया, अब एक हो गया प्रोटीन कुपोषण, इसके बाद हो गया खनिज कुपोषण, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया है विटामिन कुपोषण। अब अपन ने पढ़ना है प्रोटीन कुपोषण, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दिख रहा ना वैसे मोटा मोटा आपको, लेकिन नहीं दिख रहा। प्रोटीन कुपोषण मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और मोटा लिखूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो प्रोटीन कुपोषण क्या है, जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, यानी कि क्या होती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। तो प्रोटीन कुपोषण, ठीक है, प्रोटीन कुपोषण हो गया, लेकिन प्रोटीन कुपोषण होने से होता क्या है, क्योंकि प्रोटीन कुपोषण होने से हमारे शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। और प्रोटीन कुपोषण का जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है किस पे पड़ता है, बच्चों पर पड़ता है और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है, गर्भवती महिलाओं पर, ठीक है। तो मैं आपको ये लिखा देता हूँ पहले कि प्रोटीन कुपोषण क्या है। जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, हाँ अब हम प्रोटीन कुपोषण पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोटीन, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, यानी कि क्या हुई, प्रोटीन की कमी, ठीक है, प्रोटीन की कमी, ठीक है। जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है, यानी कि जब भोजन में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन कुपोषण होता है, ठीक है। तो प्रोटीन कुपोषण का जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो किस में पड़ता है, छोटे बच्चों पर, छोटे बच्चे एवं गर्भवती महिलाएं, ठीक है, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन कुपोषण, जब भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि इसका जो असर होता है वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। तो प्रोटीन की कमी से होता क्या है, तो प्रोटीन की कमी से हम शरीर में दो रोग हो जाते हैं। पहला होता है क्वाशियोरकर, ठीक है, और दूसरा रोग का नाम है मैरिस्मस,
ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक होता है क्वाशियोरकर और दूसरा होता है मेरिस्मस। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रोटीन की कमी से जो क्वाशियोरकर रोग होता है उसके लक्षण क्या हैं, उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जो मेरिस्मस रोग है उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इन दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन कुपोषण। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, ये प्रोटीन कुपोषण पढ़ रहे हैं। तो प्रोटीन कुपोषण का सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ता है वो छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पड़ता है। तो प्रोटीन कुपोषण से दो रोग होते हैं, पहला होता है क्वाशियोरकर और दूसरा रोग होता है मेरिस्मस। ठीक है, ये दोनों प्रोटीन कुपोषण से होते हैं। ठीक है, क्वाशियोरकर में क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे जो बच्चे होते हैं तो उनका क्या है, बच्चों का जो शरीर है वो क्या है, फूल जाता है। ठीक है, तो इसके जो क्वाशियोरकर रोग है इसके लक्षण है कि जो छोटे बच्चों का शरीर है वो क्या है, फूल जाता है। बच्चों का शरीर फूल जाता है, उन्हें क्या है, भूख कम लगती है और उनकी जो त्वचा है वो शुष्क हो जाती है, मतलब सूखी हो जाती है और पीली हो जाती है और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि प्रोटीन की कमी से जो रोग हो गया क्वाशियोरकर। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि छोटे बच्चों, ठीक है, छोटे बच्चों का पेट फूल जाता है, पेट फूल जाता है और भूख कम लगती है। ठीक है, पेट फूल जाता है, भूख कम लगती है। त्वचा कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है। ठीक है, शुष्क हो जाती है और काली धब्बेदार। ठीक है, तो त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर। ठीक है, तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है जो किस में होता है, ये छोटे बच्चों में होता है। उससे क्या होता है कि बच्चों का जो पेट है वो बाहर निकल आता है, उनको भूख कम लगती है, उनकी त्वचा पीली हो जाती है, शुष्क हो जाती है और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, क्वाशियोरकर रोग। ये किसकी कमी से होता है, ये प्रोटीन की कमी से होता है और प्रोटीन की कमी से होता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन कुपोषण। ठीक है, तो ऐसे बच्चे प्रोटीन के शिकार होते हैं। ठीक, मैं आपको एक फोटो दिखा देता हूँ कि जो क्वाशियोरकर रोग होता है उसमें जो बच्चे होते हैं वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, आपको जो साइड में जो फोटो दिख रही है ये क्या है, जो क्वाशियोरकर रोग है उसकी एक इमेज है, उसकी एक फोटो है और जो प्रोटीन कुपोषण के कारण होता है। ठीक है, तो ये बच्चे ऐसे दिखते हैं, इनकी क्या है, जो पेट है जो फूल जाता है, इनकी त्वचा पीली हो जाती है और काली धब्बेदार होकर फटने लगती है। ठीक है, अब जो दूसरा रोग है प्रोटीन जो कुपोषण की वजह से होता है वो है मेरिस्मस। कौन सा रोग है, मेरिस्मस। तो मेरिस्मस में क्या होता है, जो प्रोटीन कुपोषण की वजह से जो मेरिस्मस रोग होता है इसमें क्या होता है, शरीर होता है वो दुर्बल हो जाता है। ठीक है, शरीर दुर्बल हो जाता है और जो हमारी आंखें होती हैं वो कांतिहीन हो जाती हैं और अंदर की तरफ धंस जाती हैं। अच्छा, मेन इसका होने का जो रीजन है वो क्या है, जब क्या होता है, जब मैं लिख देता हूं, जब भोजन में प्रोटीन के साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है, पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे क्वाशियोरकर रोग में तो प्रोटीन की कमी हो रही है, लेकिन मेरिस्मस में क्या होता है कि जो भोजन में प्रोटीन की कमी तो हो रही है लेकिन उसके साथ यदि ऊर्जा की कमी भी हो जाती है तो मेरिस्मस रोग हो जाता है। तो जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो शरीर होता है वो क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। शरीर
दुर्बल हो जाता है। क्या हो जाता है? शरीर दुर्बल हो जाता है और आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, कांतिहीन हो जाती हैं। और अंदर की तरफ धंस जाती हैं। ठीक है, तो आंखें कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धंस जाती हैं। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? मैरिस्मस रोग बोलते हैं। ठीक है, जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ पर्याप्त ऊर्जा की कमी हो जाती है और जो शरीर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन होकर अंदर की तरफ धंस जाती हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मैरिस्मस बोलते हैं। तो क्वाशियोरकर और मैरिस्मस ये दोनों किसकी वजह से होते हैं? ये दोनों होते हैं प्रोटीन कुपोषण की वजह से। ठीक है, आगे समझ। और अब हमने पढ़ लिया विटामिन कुपोषण, हमने पढ़ लिया प्रोटीन कुपोषण। अब इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं खनिज कुपोषण। ठीक है, मैं मिटा देता हूं, उसके बाद अपन पढ़ेंगे खनिज कुपोषण। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण, खनिज कुपोषण क्या होता है? जब भोजन में आवश्यक खनिज लवणों की कमी आ जाए, खनिज लवणों में कमी आ जाए। ठीक है, तो क्या जब भोजन में आवश्यक खनिज लवणों में कमी आ जाए तो क्या होता है? खनिज कुपोषण हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे कौन कौन से खनिज हैं जो हमारे भोजन में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। ठीक है, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और उनके स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे कि वो सारे खनिज किस खाद्य पदार्थ से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और उनसे होने वाले रोग, ठीक है, और उनके कार्य क्या हैं। ठीक है, वो हमारे शरीर में किस प्रकार से हमें फायदा पहुंचाते हैं, कितने जरूरी हैं, क्या क्या काम वो करते हैं। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सोडियम के बारे में। एक बार मैं लिखवा देता हूं कौन कौन से खनिज अपने पढ़ने हैं। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इसके बाद आता है लौह तत्व। अच्छा, लौह तत्व क्या बोलते हैं? आयरन। ठीक है, और दे रखा है आयोडीन। ठीक है, तो ये सारे खनिज लवण हैं जो हमारे भोजन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। तो इनकी एक निश्चित मात्रा की हमारे भोजन में अत्यंत आवश्यकता होती है। यदि इनकी निश्चित मात्रा में कमी आ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? खनिज कुपोषण हो जाता है ना। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन यानी कि लौह तत्व और आयोडीन, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम, ठीक है, सोडियम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, सोडियम को अपन दर्शाते हैं Na से। अच्छा, सोडियम का जो लैटिन नाम है वो होता है नेट्रियम। क्या होता है? नेट्रियम। नेट्रियम, तो इस नेट्रियम की वजह से ही इसको Na लिखा जाता है। समझ में आया? ठीक है, अपन पढ़ते हैं सोडियम। तो सोडियम के स्रोत क्या है? सोडियम का स्रोत क्या है? सोडियम कहाँ कहाँ पाया जाता है? किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है? ये पाया जाता है मांस में। ठीक है, साधारण नमक, तो साधारण नमक होता है ना खाने वाला, उसमें पाया जाता है। अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम पाया जाता है मांस में, साधारण नमक में, अंडे में और दूध में पाया जाता है। अब सोडियम के कार्य क्या हैं कि ये हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करता है, कौन कौन से कार्य करता है। तो सोडियम मांसपेशी संतुलन में सहायक है। किस में सहायक है? मांसपेशी संतुलन में सहायक है। संतुलन में
सहायक है। ठीक है, ये मांसपेशी संतुलन में सहायक है और किस में सहायक है, और ये शारीरिक संतुलन में सहायक है। ये शरीर के संतुलन में भी सहायक, शरीर के संतुलन में भी सहायक है। ठीक है, और उसका कौन सा कार्य है, ये मांसपेशी संतुलन में सहायक है, ये शरीर के संतुलन में सहायक है, और यह शरीर के वैद्युत अपघटन में भी सहायक है। वैद्युत अपघटन में भी सहायक है। ठीक है, अच्छा ये समझ गए होंगे मांसपेशी संतुलन, शरीर का संतुलन, लेकिन ये शरीर का वैद्युत अपघटन क्या होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जब हमारे शरीर में जब कोई एक यौगिक होता है, वो जब दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, और यही प्रक्रिया यदि बार बार यदि रिवाइज होती है, तो इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, और उसी ऊर्जा की वजह से जो हमारा शरीर होता है वो सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिवेट रहता है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं शरीर का वैद्युत अपघटन। समझ में आया। ठीक है, तो सोडियम हो गया। सोडियम कहाँ मिलता है, मांस में मिलता है, साधारण नमक में मिलता है, अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है। और ये मांसपेशी संतुलन, पेशीय संतुलन, मतलब मांसपेशी संतुलन को बोलते हैं पेशीय संतुलन। ठीक है, तो ये मांसपेशी संतुलन यानी कि पेशीय संतुलन शरीर के संतुलन और शरीर के वैद्युत अपघटन में सहायक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन पोटेशियम। क्या पढ़ते हैं, पोटेशियम। पोटेशियम को अपन क्या बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं। ठीक है, के से दर्शाते हैं। अब पोटेशियम हमें किस किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है, तो अपन लिखते हैं कि पोटेशियम है ना, जो पोटेशियम है वो सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। पोटेशियम सब में पाया जाता है, और जो पोटेशियम के कार्य हैं वही कार्य हैं जो सोडियम के कार्य हैं। क्या है कि मांसपेशी संतुलन में सहायक, यानी कि पेशीय संतुलन में सहायक, पेशीय संतुलन बनाता है। ठीक है, शारीरिक संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, और शरीर का वैद्युत अपघटन में सहायक होता है। शरीर के वैद्युत अपघटन, और एक और है इसके साथ ही कि यह तंत्र के आवेग संचरण में भी सहायक होता है। आवेग संचरण में भी सहायक होता है। ठीक है, जो पोटेशियम है ये सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये पेशीय संतुलन, शरीर का संतुलन, शरीर के वैद्युत अपघटन और तंत्र के आवेग संचरण में भी सहायक होता है। अब पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, अपने सोडियम पढ़ लिया, पोटेशियम पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं कैल्शियम। कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है दूध से, अंडे की जर्दी से, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। अंडे की जर्दी मतलब अंडे से। ठीक है, और दूध, अंडा और हरी सब्जियां। दूध, अंडा और हरी सब्जियों से क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। अच्छा, ये दही से भी मिलता है। दही, कैल्शियम दही में भी पाया जाता है। कैल्शियम को Ca से व्यक्त करते हैं। किससे, Ca से व्यक्त करते हैं। और ये क्या कार्य करता है, ये दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। क्या काम करता है, दांतों और हड्डियों
हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। क्या काम करता है? दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। इसकी कमी से क्या होती है? हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। इसकी कमी से हड्डियां कैसी हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं। हड्डियां भंगुर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? भंगुर हो जाती हैं। जब हड्डियां भंगुर हो जाती हैं तो उस स्थिति को बोलते हैं अपन ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ये रोग होता है जो कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। इस रोग में क्या होता है कि जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और वैसे कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये दूध में पाया जाता है, अंडे में की जर्दी यानी कि अंडे में पाया जाता है, हरी सब्जियों में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद होता है कैल्शियम, पढ़ लिया। कैल्शियम के बाद पढ़ते हैं अपन फास्फोरस। क्या पढ़ते हैं? फास्फोरस। तो फास्फोरस किस में मिलता है? तो फास्फोरस भी मिलता है, दूध में भी मिलता है, अंडे में भी मिलता है, मांस में भी मिलता है और राई में मिलता है। ठीक है, फास्फोरस बादाम में मिलता है और सोयाबीन की दाल में मिलता है। मतलब दालों में फास्फोरस पाया जाता है, तो सोयाबीन में मिलता है और सूखे मेवों में मिलता है। जो सूखे मेवे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स अपन खाते हैं, तो उनमें भी फास्फोरस मिलता है। ठीक है, ये ऐसे अलग कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे तो समझने में। तो दूध में, अंडे में और मांस, राई, बादाम, सोयाबीन और सूखे मेवे, तो इनमें क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। और फास्फोरस का कार्य क्या है? यह कैल्शियम के साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर क्या काम करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो फास्फोरस क्या काम करता है? यह कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। यह किस किस में पाया जाता है? दूध में, अंडे में, मांस में, दालों में पाया जाता है, विशेषकर सोयाबीन में पाया जाता है, राई में पाया जाता है और सूखे मेवों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा कौन सा जो खनिज लवण है, ऐसा कौन सा खनिज लवण है जो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो खनिज है वो है कैल्शियम। कौन सा है? कैल्शियम। ये हमारे शरीर में 99% किसके रूप में होता है? हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, शरीर में जो कैल्शियम होता है वो 99% तो हड्डियों में पाया जाता है और बाकी जो 1% कैल्शियम होता है, 1%, वो शरीर के अन्य भागों के लिए, अन्य काम करने में काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया? जो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है पूरा, जो हमारा कंकाल होता है, वो किसका बना होता है? कैल्शियम का बना होता है। हमारी हड्डियां किसकी बनी होती हैं? कैल्शियम की बनी होती हैं। तो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो खनिज है वो है कैल्शियम। उसके बाद आता है फास्फोरस। ठीक है, और फास्फोरस है वो 85% फास्फोरस है वो कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो अपने कैल्शियम पढ़ लिया और अपने फास्फोरस पढ़ लिया। अब बारी है लोह तत्व की यानी कि आयरन की। तो मैं ये एक बार मैं रफ कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, पॉज कर दो। ठीक है, हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अपन फास्फोरस पढ़ लिया, पढ़ते हैं अपन लोह तत्व यानी कि आयरन। लोह तत्व, तो लोह तत्व क्या होता है? आयरन। ठीक है, और आयरन को अपन किससे डिनोट करते हैं? Fe से। अच्छा, मैंने आपको कैल्शियम बता दिया, फास्फोरस नहीं बताया। फास्फोरस को अपन P से डिनोट करते हैं। ठीक है, P से प्रदर्शित करते हैं। अब मैंने आपको ये बताया नहीं था।
तो ये याद रखना। तो अब हमें आयरन कहाँ से प्राप्त होता है, इसके कौन कौन से स्रोत हैं, तो इसके स्रोत मैं आपको बता देता हूँ। तो आयरन हमें मिलता है दूध में, मांस में, ठीक है, हरी सब्जियों में, जो पत्तेदार सब्जी होती हैं जैसे पालक वगैरह में भरपूर आयरन मिलता है, हरी सब्जियों में, गाजर में मिलता है, गुड़ में मिलता है, और यकृत में मिलता है। यकृत किसको बोलते हैं, लीवर को बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वृक्क बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं, ठीक है, मैंने नहीं लिखा रहा, ठीक है। वृक्क बोलते हैं, किडनी को बोलते हैं। ये दूध में, मांस में, हरी मिर्च सब्जियों में, गाजर में, गुड़ में, यकृत में, वृक्क में और खून में पाया जाता है। खून यानी कि रुधिर में पाया जाता है, ठीक है, रुधिर में पाया जाता है। तो लौह तत्व होता है जो आयरन होता है वो दूध में, मांस में, हरी पत्तेदार सब्जियों में और गुड़ में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है और यकृत में, वृक्क में और खून में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो लौह तत्व है, जो आयरन है, यह हमारे शरीर में जो अपना जो खून होता है, जो रुधिर होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है, रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में कौन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन यानी कि लौह तत्व, लौह तत्व पाया जाता है, ठीक है। यदि रुधिर में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो जो हीमोग्लोबिन है उसमें जब आयरन पाया जाता है, तो यदि आयरन की कमी यदि शरीर में आ जाएगी तो हीमोग्लोबिन में भी कमी आ जाएगी। तो इससे क्या है, हमारे शरीर में खून की कमी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, खून की कमी आ जाएगी, खून की कमी। अब खून की कमी किसकी वजह से हुई, आयरन की वजह से, आयरन की कमी, ठीक है। जब आयरन की कमी होगी शरीर में तो क्या होगी, खून की कमी हो जाएगी। जब शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो शरीर कैसा पड़ जाएगा हमारा, पीला। कैसा पड़ जाएगा, पीला, ठीक है। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी तो शरीर कैसा पड़ जाएगा, पीला। और इस स्थिति को या इस रोग को क्या बोलते हैं, इस रोग को बोलते हैं एनीमिया, एनीमिया, ठीक है। मतलब इसको बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका रक्तहीनता, ठीक है। जब शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी यानी कि लौह तत्व की कमी हो जाएगी तो जो हमारा शरीर है वो पीला पड़ जाएगा यानी कि खून की कमी हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं एनीमिया यानी कि रक्तहीनता, ठीक है। हो गया कंप्लीट। लौह तत्व ये किस में पाया जाता है, ये दूध, मांस, हरी सब्जियां, गाजर, गुड़, यकृत, वृक्क और खून में पाया जाता है। अब इसके बाद है आयोडीन, ये रह गया ये लास्ट, आयोडीन। तो आयोडीन है, इसको अपन डिनोट करते हैं आई से। किससे करते हैं, आई से, यानी कि आयोडीन को आई से प्रदर्शित करते हैं। ये पाया जाता है समुद्री भोजन में, किसमें, समुद्री भोजन में, जलीय मछली में, जलीय मछली में आयोडीन पाया जाता है और नमक में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। समुद्री भोजन हो गया, जलीय मछली हो गई, नमक हो गया और काला नमक, नमक में कौन सा, काला नमक, जामुन, जामुन खाते हैं ना अपन, तो इनमें आयोडीन पाया जाता है। तो आयोडीन का काम क्या है, जो आयोडीन होता है, अच्छा हमारे शरीर में थायराइड ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि,
ठीक है। हमारे शरीर में जो थायराइड ग्रंथि होती है, तो थायराइड ग्रंथि है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये थायरोक्सिन हार्मोन के संतुलन में सहायक होता है, ठीक है। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन के वृद्धि में सहायक होता है। इसकी वजह से ही हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। यदि शरीर में आयोडीन की कमी आ जाएगी तो जो थायराइड ग्रंथि है वो पूरी तरह से काम करना, मतलब उसका काम का धीमा हो जाएगा, ठीक है। जो थायराइड ग्रंथि है आयोडीन की कमी से अपना काम करना थोड़ा धीमा कर देती है, ठीक है। उसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो उसके कारण क्या होता है, जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो पूरी तरह से शरीर में नहीं बन पाता है जितनी शरीर को आवश्यकता होती है। तो उसके कारण हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसका नाम है गलगंड, जिसका दूसरा नाम है घेंगा। कौन सा? घेंगा। इसमें क्या होता है, जो हमारा गला है वो फूल के बाहर आ जाता है, ऐसे लटक जाता है, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी शरीर में किसकी वजह से होती है? आयोडीन की कमी की वजह से होती है। यदि हमारे जो भोज्य पदार्थ हैं, जो हमारा जो भोजन है उसमें यदि आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, क्योंकि जो थायराइड ग्रंथि है अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है। तो आयोडीन किसमें पाया जाता है? समुद्री भोजन, जलीय मछली, नमक में कौन सा? काला नमक, और जामुन में आयोडीन पाया जाता है, ठीक है। तो हमने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व और आयोडीन, सारे जो खनिज थे, जो खनिज लवण थे, जो हमारे भोजन में आवश्यक थे, वो हमने पढ़ लिए हैं। इनके स्रोत कौन से हैं, उनके कार्य क्या हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो खनिज कुपोषण है वो भी कंप्लीट होता है, क्योंकि जब भोजन में खनिज की कमी होगी तो ही खनिज कुपोषण होगा। तो ये हुआ कि अपना जो कुपोषण वाला टॉपिक है आज वो खत्म हो गया है। हमने विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज कुपोषण, ये आज हमने तीनों कंप्लीट कर लिए। पोषण वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया है, ठीक है। अब ये तो आज हम इतना ही रखते हैं, और आगे अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वो अभी क्लास कल होने वाली है, ठीक है। और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो चैनल पर नए बंदे आए हैं, नए बच्चे आए हैं जो अभी जुड़े हैं चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी आपकी वीडियो आए, जब भी लाइव क्लास चले, ताकि आपको पता चल जाए, है ना। और दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, साथ में वीडियो को भी शेयर करना है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और वीडियो को शेयर तो आप स्टार्टिंग से कर दिया करें। जैसे जब वीडियो स्टार्ट होती है तो उससे पहले आप अपने जितने भी दोस्त हैं उनको बता दिया करें, ताकि वो भी एक टाइम पे सुबह 9 बजे आके वीडियो देख सकें। तो और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो सके, ठीक है। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।